गरीब बहू के मायके वाले रहने आए अमीर ससुराल। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। विवाह संपन्न हुआ, आज के बाद आप दोनों पति पत्नी हैं। आखिरकार हम दोनों एक दूसरे के हो ही गए, वो भी 7 जन्मों के लिए। अब हमें एक दूसरे से कोई भी अलग नहीं कर सकता। लेकिन प्रदीप, क्या तुम्हारे माँ बाप हमारी शादी को एक्सेप्ट करेंगे? वो मुझे अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार करेंगे? तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अब हमारी शादी हो चुकी है। प्रदीप और वर्षा एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। प्रदीप जहाँ एक अमीर परिवार का इकलौता बेटा होता है, वहीं वर्षा एक गरीब परिवार से होती है। प्रदीप जानता था कि वर्षा की गरीबी की वजह से उसके माता पिता कभी भी शादी के लिए हाँ नहीं कर रहे थे, जिसके चलते प्रदीप वर्षा से मंदिर में शादी कर लेता है। शादी करने के बाद प्रदीप वर्षा को अपने घर लेकर आता है, जहां प्रदीप की मां आंचल और पिता नारायण प्रदीप की गई इस हरकत पर उससे काफी गुस्सा होते हैं। हमने तेरी शादी के लिए क्या क्या अरमान सजा रखे थे। मेरे दोस्त विक्रम सिंह की बेटी से मैं तेरी शादी करवाना चाहता था। तू जानता है उस शादी के बाद हमारे खानदान की इज्जत कितनी बढ़ जाती और हमारी प्रॉपर्टी भी दुगनी हो जाती, लेकिन तूने इस गरीब से शादी करके मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। ठीक है, अगर आपको ये शादी मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं और वर्षा कहीं और जाकर रह लेंगे। हमें आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं है। आपको आपके पैसे, दौलत, शोहरत मुबारक हो। इतना कहकर प्रदीप वर्षा का हाथ पकड़ता है और घर से बाहर जाने लगता है। अपने इकलौते बेटे को जाता देख नारायण और आंचल उसे रोक लेते हैं। ये सब तेरा ही तो है, अगर तू चला जाएगा तो हम इस दौलत शोहरत का क्या करेंगे? हमें तेरी शादी मंजूर है। अपनी माँ की बात सुनकर प्रदीप बहुत खुश होता है, जिसके बाद प्रदीप और वर्षा जाकर आंचल और नारायण के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। नारायण और आंचल उन्हें बेमन से आशीर्वाद दे देते हैं। शादी के बाद वर्षा अच्छी बहू होने के सारे फर्ज निभाती है, लेकिन वर्षा की गरीबी की वजह से उसके सास ससुर उसे कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं करते थे। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और एक दिन, पिताजी देखो ना, ये छत कैसे हिल रही है, लगता है थोड़ी देर में नीचे गिर जाएगी। ऐसा मत बोल बेटा, अगर ये छत नीचे गिर गई तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इस टूटे हुए घर के अलावा हमारे पास और कोई सहारा नहीं है। बिना घर के हम लोग कहाँ रहेंगे? ना जाने भगवान को ये सारी परीक्षा हम गरीबों से ही क्यों लेनी होती है। इस आंधी तूफान में हम लोग कैसे रहेंगे? वर्षा के पिता आनंद, माँ आरती और वर्षा का छोटा भाई अरुण एक टूटे हुए मकान में रहते थे। आंधी चलने की वजह से उनके मकान की छत जोर जोर से हिल रही थी और एक समय ऐसा आता है कि आंधी इतनी तेज चलती है कि उनके घर की छत हवा में ही उड़ जाती है और देखते ही देखते उनका घर भी पूरी तरह से टूट जाता है और वर्षा के मायके वाले अब पूरी तरह से बेघर हो जाते हैं। सुनिए जी, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ना कुछ तो इंतजाम कर ही लूंगा। इतना कहकर आनंद अपनी पत्नी आरती और बेटे अरुण को लेकर एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और तूफान के थमने का इंतजार करता है। जब तूफान थमता है तो वो एक दुकान पर जाता है। वहां जाकर वो वहां के टेलीफोन से अपनी बेटी वर्षा को कॉल करते हैं। हेलो वर्षा बेटा, मैं तेरा पिता बोल रहा हूँ। पिताजी, आपका ऐसे अचानक कॉल? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है बेटा। गांव में आंधी आई थी, उस आंधी में हमारा पूरा घर तबाह हो गया, हम लोग बेघर हो गए। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप, माँ, अरुण कहाँ पर हैं? बेटा, हम यहीं पास के घर के एसटीडी बूथ के पास ही हैं। मैं तुम्हें वहीं से कॉल कर रहा हूँ। आप एक काम करिए, आप माँ और अरुण को लेकर यहाँ शहर में मेरे ससुराल आ जाइए। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता आप लोग हमारे साथ ही रहिएगा। लेकिन बेटा, हमें तेरे ससुराल में कैसे रहेंगे? ऐसे बेटी के ससुराल में रहना अच्छा नहीं होता। पिताजी, आप इन सब के बारे में मत सोचिए, मेरे ससुराल वाले कुछ नहीं कहेंगे। आप बस जल्द से जल्द माँ और अरुण को लेकर यहाँ आ जाइए। वर्षा के कहने पर आनंद ऐसे ही करता है और पहली गाड़ी पकड़कर अपनी बेटी के ससुराल आने की तैयारी करता है। वहीं वर्षा ये सारी बात जाकर अपने सास ससुर और पति को बताती है। तू कम थी क्या? अब तेरे गरीब माँ बाप और भाई भी हमारे साथ यही रहेंगे और हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है। लेकिन माँ जी, सोचिए, ऐसे तूफान में वो कहाँ जाएंगे? वो हमें नहीं पता, वो तेरे मायके वालों की परेशानी है बस। तेरे मायके वाले यहाँ इस घर में नहीं आएंगे, समझी? पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? जैसे आप लोग मेरा परिवार हैं वैसे ही वो भी मेरा परिवार है। वर्षा, वो लोग यहाँ आएंगे और सब कुछ ठीक होने तक यहीं रहेंगे। जाओ, उनके आने की तैयारी करो। वर्षा के माँ बाप और उसके भाई के आ जाने से
वर्षा की ससुराल वाले बिल्कुल भी खुश नहीं होते, लेकिन अपने बेटे प्रदीप के आगे वो ज्यादा कुछ नहीं बोल पाते हैं। नारायण और आंचल वर्षा के मायके वालों से बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं और हमेशा उन्हें ताना मारते हैं। तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? ये हम लोगों के खाने की जगह है, तुम लोगों को नहीं दिखता? वहाँ पर मैंने तुम लोगों के लिए प्लेट लगवाई है, तुम वहाँ उस जमीन पर बैठकर खाना खाओगे। हैसियत तो 2 पैसे की नहीं है और आए बड़े हम लोगों के साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाने वाले। बेटी के ससुराल वालों की ऐसी बात सुनकर वर्षा के मायके वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो मजबूर थे। ना ही तो वो उन्हें कुछ बोल सकते थे और ना ही वो लोग ये घर छोड़कर जा सकते थे, जिसके चलते उन्हें जमीन पर बैठकर ही खाना खाना पड़ता है। ओ बुढ़िया, पूरा दिन बैठी रहेगी या कुछ काम भी करेगी? कितना सारा काम पड़ा हुआ है, ये नहीं कि थोड़ा बहुत काम कर लूं। मुफ्त की रोटी तोड़ने आई है क्या? ये आप क्या कह रही हैं? हम यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ने नहीं आए हैं। आप जानती हैं यहाँ रहना हमारी मजबूरी है, वरना बेटी के ससुराल में कौन से माँ बाप रहते हैं। हाँ हाँ, वो तो मुझे सब पता है। अमीर घर में रहने के लिए ये तुम गरीबों के बहाने होते हैं। अपने ससुराल वालों को अपने मायके वालों की बेइज्जती करता देख वर्षा बहुत दुखी होती है, लेकिन वो भी मजबूर होती है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और एक दिन, माँ आप अब तक तैयार नहीं हुई? आपको मंदिर नहीं जाना क्या? बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोग मंदिर हो आओ, मैं किसी और दिन चली जाऊंगी। आप अपना ख्याल रखना, पिताजी भी ऑफिस में हैं और हम सब लोग मंदिर जा रहे हैं। आप और माँ जी घर पर अकेले हैं। वर्षा और बाकी सब लोग मंदिर के लिए निकल जाते हैं। घर में सिर्फ आंचल और आरती ही होती हैं। बहुत देर से कमरे में बैठी होती है, जिसके चलते उसे प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए नीचे आती है कि तभी अचानक आंचल की साड़ी का पल्ला उसके पैरों में आ जाता है और वो फिसलकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। आंचल के चिल्लाने की आवाज सुनकर आरती भागी भागी आंचल के पास आती है। भगवान, ये क्या हो गया? आप नीचे कैसे गिर गईं? और ये क्या, इनके सर से तो बहुत ज्यादा खून निकल रहा है, अब मैं क्या करूं? आरती जल्दी से आंचल को अस्पताल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर आंचल की मरहम पट्टी करते हैं। हमने आपकी मरहम पट्टी तो कर दी है, लेकिन इनका खून काफी बह चुका है। अगर आप चाहें तो इन्हें अपना खून दे सकती हैं, जिससे इनकी जान बच सकती है। मुझे कोई परेशानी नहीं है डॉक्टर, आप मेरा खून इन्हें दे दीजिए। जिसके बाद डॉक्टर जल्दी से आरती का खून निकालकर आंचल की बॉडी में ट्रांसफर करता है और कुछ ही घंटे में आंचल को होश आ जाता है। जब पूरे परिवार वालों को ये सारी बातें पता चलती हैं, तो पूरा परिवार भी हॉस्पिटल आ जाता है। डॉक्टर के जरिए सबको और आंचल को जब ये पता चलता है कि आरती के खून देने की वजह से आज आंचल की जान बची है, तो आंचल और नारायण को अपनी गलती का एहसास होता है। आप लोग हमें माफ कर दीजिए, आपकी गरीबी की वजह से हमने आपका इतना मजाक उड़ाया, लेकिन आज आपकी ही वजह से मेरी जान बच पाई है। हमें हमारी गलती का एहसास हो चुका है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आंचल और नारायण को अपनी गलती का एहसास होता है। वर्षा के मायके वाले बिना कुछ कहे उन्हें माफ कर देते हैं। जिसके बाद वर्षा की ससुराल वाले वर्षा के मायके वालों को एक बड़ा सा घर बनाकर देते हैं और उनकी काफी मदद करते हैं। अनुराग और आलोक दोनों ही कॉलेज स्टूडेंट थे। उन दोनों को ही कॉलेज में पढ़ने वाली 2 लड़कियों से प्यार हो गया था। ना बाबा ना, मैं अपने इस अमीर से परिवार में किसी भी गरीब लड़की को नहीं लाऊंगी। अनुराग की पसंद से मैं फिर भी सहमत हूँ, क्योंकि इसे जो लड़की पसंद है वो हमारे ही स्टैंडर्ड की है। लेकिन आलोक, इतनी गरीब लड़की से मैं तेरी शादी कैसे करवा सकती हूँ? माँ, मुझे उसकी अमीरी या गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। क्या हुआ अगर वो अमीर नहीं है तो? हम लोग तो काफी अमीर हैं और इस परिवार में आकर वो भी हमारे ही परिवार का हिस्सा बन जाएगी ना। देख बेटा, माँ, मुझे कुछ नहीं देखना है। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ राधा से ही करूंगा, वरना कुंवारा ही मर जाऊंगा। साधना अपने बेटे की जिद से मजबूर हो गई और उसे आलोक की बात माननी पड़ी। उसने अपने बड़े बेटे अनुराग की शादी उसकी ही पसंद की लड़की मोनी से करवा दी, जो काफी अमीर थी, और आलोक की शादी राधा के साथ हो गई। अब शादी हुए लगभग 1 हफ्ता होने को आया था। साधना अपनी अमीर बहू को दहेज वगैरह लाने की वजह से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, जबकि बेचारी राधा को ससुराल में बहू वाला सम्मान भी नहीं मिल रहा था। ए भिखारन, ये प्लेट भरकर नाश्ता किसके लिए लेकर जा रही है? माँ, मैं ये नाश्ता मेरे और आलोक जी के लिए। वाह, वैसे बड़ी ही चालाक है तू। मायके से तो फूटी कौड़ी भी लेकर नहीं आई और ससुराल में आकर आंखें हरे में हो रही हैं।
किसने कहा तुझसे कि तुझे ये अंडे, ब्रेड और जूस खाने पीने को? अपनी सास की बात सुनकर राधा बस चुप हो गई। साधना उसे घूर रही थी कि तभी उनकी आवाज सुनकर मोनी वहां आ गई। माँ, आप इस तरह से राधा को क्यों डांट रही हो? हमारे घर में तो सभी यही ऑमलेट और जूस वाला नाश्ता करते हैं, तो फिर आप राधा को ये सब क्यों खाने नहीं दे रही हो? बहू, ये नाश्ता अमीरों के ऊपर अच्छा लगता है, ऐसे भिखारियों के ऊपर नहीं। माँ, आपको अब ये सब भेदभाव खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि अब तो राधा भी इसी परिवार का ही हिस्सा है। राधा, तुम माँ की बातों की चिंता मत करो और जाकर अपने पति के साथ ब्रेकफास्ट करो। मोनी ने राधा को वहां से भेज दिया। मोनी वैसे तो अमीर घराने से थी, लेकिन उसकी सोच बहुत अच्छी थी। बहू, क्या जरूरत थी तुझे उस भिखारिन की साइड लेने की? माँ, राधा पहले गरीब जरूर थी, लेकिन उसका वो अस्तित्व वो अपने मायके छोड़ आई, और वैसे भी उसका बीता हुआ कल चाहे जो हो, लेकिन अब वो आपके घर की बहू है, तो आपको अब उसे अपना लेना चाहिए। बहू, वो... बस माँ, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। मोनी ऐसे बोलकर अपनी सास के पास से कमरे में आ गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। साधना अपनी छोटी बहू को सिर्फ गरीब परिवार के होने की वजह से जरा भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन, ओह गॉड, यहाँ कितना डस्ट है। माँ, माँ। अरे भूत देख लिया क्या? इतना क्यों चिल्ला रही है? देखो माँ, यहाँ पर कितना सारा डस्ट है। आज सफाई किसने की है? अरे और किसने की है? उसी गरीब कुपोषित भिखारन ने की होगी। राधा, ओ राधा। साधना की आवाज सुनकर खाना बनाती हुई राधा रसोई से निकल कर आई। हाँ माँ। अरे अधमरी, ये सफाई किस तरह से की है आज? माँ, वो... बस चुप करो। जब कोई बात ना बने तो ये वो मैं बात को खत्म करने की कोशिश मत करो। अरे तुम्हारे हाथों में दम नहीं है क्या? जरा देखो यहाँ पर कितना डस्ट है। इसे कहाँ दिखाई देगा? गरीबी में रहकर इसकी आंखें कमजोर हो गई हैं। इसे दिखाई देता है ना कि घर के कामकाज करने के लिए नौकरों की सुविधा है, इसीलिए इसके हाथ पैरों की जान खत्म हो गई है। माँ जी, मेरी बात तो सुनिए, ये सफाई मैंने नहीं की है। आज की सफाई तो जेठानी जी ने की थी। ये बात सुनते ही साधना एकदम चुप हो गई। झूठ मत बोल। नहीं मम्मी जी, राधा झूठ नहीं बोल रही है। आज की सफाई इसने नहीं की, मैंने की है। पीछे से मोनी ने आकर कहा, और मैं बस इस जगह को साफ करने ही वाली थी कि मुझे कोई काम याद आ गया, तो मैं यहाँ से सफाई किए बिना ही चली गई। अच्छा, ऐसी बात है। माँ जी, छोटी छोटी बातों पर राधा को ब्लेम करना और इशू बनाना आप कब छोड़ेंगे? भाभी, आप इस राधा की इतनी साइड क्यों लेती हो? क्योंकि ये मेरी जेठानी है, लेकिन अभी तुम्हें इन रिश्तों की अहमियत समझ नहीं आएगी। राधा, चलो हम साथ मिलकर खाना बनाते हैं। जी देवरानी जी। मोनी हमेशा ही राधा के मन को खुश रखने की कोशिश करती थी। चाहे घर में कोई भी राधा को कुछ भी बोले, मोनी उन सब के ऊपर ध्यान नहीं देती थी। दोनों देवरानी जेठानी में बिल्कुल बहनों वाला प्यार था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और अब दोनों ही बहुएं प्रेग्नेंट हो चुकी थीं। ले बहू, देख, मैं तेरे लिए आज ही मंडी से ताजे ताजे फल लाई हूँ। ले, जल्दी से इन्हें खा ले। शुक्रिया माँ। मोनी बस फ्रूट्स को खाने ही वाली थी कि तभी वो रुक गई। क्या हुआ बहू? माँ, मैंने अकेले नहीं खाऊंगी। मेरी छोटी बहन जैसी देवरानी भी तो गर्भवती है। उसकी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसका पति है उसका ख्याल रखने के लिए। माँ तो भी ठीक है, मेरे भी पति हैं जो मेरा ख्याल रख सकते हैं, तो मैं इन फलों को नहीं खाऊंगी। इन्हें आप और शीतल खा लेना। मोनी साधना के हाथों में प्लेट देकर अपने कमरे में आ गई। राधा ने भी वहीं छिपकर ये मंजर देख लिया था। अपनी जेठानी का खुद के लिए प्यार देख राधा को बहुत खुशी हुई, लेकिन साधना अपनी अमीर बहू की इस बात से बहुत परेशान थी। ऐसे ही देखते दिन बीत गए और एक दिन अचानक मोनी के पेट में लेबर पेन उठा। बहू, हिम्मत रख, सब कुछ सही हो जाएगा। अरे अनुराग बेटा, जल्दी से गाड़ी निकाल और बहू को बढ़िया से अस्पताल लेकर चल। साधना अपनी अमीर बहू को लेकर एक बड़े अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में चली गई, जहां मोनी की बहुत अच्छे से डिलीवरी हुई और उसने एक बेटी को जन्म दिया। बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। हाय मेरी प्यारी पोती, नजर न लगे। साधना अपनी पोती को बहुत अच्छे से खिलाने लगी और मोनी की भी उसने बहुत अच्छे से देखभाल की। 2 दिन के बाद मोनी घर आ गई तो उसका और उसके बच्चे का गृह प्रवेश भी बहुत अच्छे से करवाया गया। देवरानी जी, अपने बेबी के साथ यहाँ बैठ जाइए।
राधा अपनी देवरानी के काम ही कर रही थी कि तभी मोनी ने उससे पूछा, राधा, तुम्हारी डिलीवरी का समय कब है? मोनी ने ऐसा पूछा ही था कि तभी वहां साधना आ गई। अरे ओ राधा, देख, अपनी डिलीवरी के लिए तू पहले ही अपने पति या माँ से बात कर लेना कि वो किसी सरकारी अस्पताल में ले जाकर तेरी डिलीवरी कराए। कभी एंड टाइम पर तू हमारे ऊपर ही बोझ बने, समझी? बेचारी राधा चुप अपनी सास की बात सुन रही थी, लेकिन साधना की ये बात सुनकर मोनी को बहुत गुस्सा आया। ये क्या बात हुई माँ जी? आपने मेरा ट्रीटमेंट तो इतने बड़े अस्पताल में करवाया और राधा को आप जरा भी सपोर्ट भी नहीं कर सकती हो। अरे अगर आपको राधा पसंद नहीं है तो ये बात बस उस तक ही रखिए ना। क्या उसकी कोख में जन्म लेने वाला बच्चा आपके घर का वारिस नहीं होगा? क्या उस बच्चे के नाम के आगे आपके परिवार का नाम नहीं जुड़ेगा? अरे एक बार सोच कर देखो माँ, आप सिर्फ अपनी बहू ही नहीं, बेटे के साथ भी भेदभाव कर रही हो। मोनी की बातें सुनकर साधना गहरी सोच में पड़ गई और उसे अपनी गलती का थोड़ा एहसास भी हुआ। तू सही कहती है बहू, मैं अभी तक ये सब क्या कर रही थी? जिस तरह मेरे लिए अनुराग का बच्चा है वैसे ही आलोक का भी है। मुझे माफ कर दे राधा बहू, मैं अभी तक बहुत गलत कर रही थी। कम से कम आपको समझ तो आया, आप माफी मत मांगिए। फिर क्या था, साधना को अपनी बहू की बात समझ आ गई। 2-3 दिन बाद राधा की भी डिलीवरी का समय आया। साधना राधा को भी अपने साथ अच्छे अस्पताल में लेकर गई और वहां राधा ने घर को एक चिराग, एक बेटा दिया। सभी उस दिन बहुत खुश थे और फिर सभी मिलजुल कर रहने लगे।